बाद में ये मत भूलिएगा कि बायो में टोटल चैप्टर कंप्लीट नहीं है। ऑब्जेक्टिव टोटल अब कंप्लीट हो जाएगा 3-4 दिनों में, क्योंकि 10 चैप्टर आज कर रहे हैं तो और आने वाले 4-5 दिनों में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, लाइन बाय लाइन एक से लेके पूरे के पूरे चैप्टर खत्म। तो प्लेलिस्ट में बायो जाके और सारे ऑब्जेक्टिव देख लो, फिर इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले। एक बात याद रख लेना, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आज 10 चैप्टर करेंगे बेहतर तरीके से, और इस चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे। क्लियर है? चलो, सबसे पहला सवाल हमारा है और बेहतर तरीके से कराऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे ऑप्शन इंग्लिश में भी हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से जो संबंध है ना, वो लुईस पास्चर का था, जेडी वाटसन का था, स्टेफन हेल्स का नहीं था। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट कॉख का भी था। याद रख लेना, तो सवाल में नहीं कहा है, ठीक है? तो किनका नहीं था? स्टेफन हेल्स का संबंध नहीं था। बिल्कुल क्लियर है ना? चलो, अगला सवाल के बारे में बात करेंगे। 2 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर का आंसर कह रहा है कि कोरेला निम्न में से क्या है? कोरेला नाम याद रखना है। कोरेला क्या है भाई? एकल कोशिका प्रोटीन होता है, एकल कोशिका प्रोटीन होता है। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, सो बेहतर तरीके से याद रखना। दूसरा सवाल भी हम लोगों का हो गया कंप्लीट। तीसरे सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है? और तीसरा सवाल अच्छे तरीके से बताइएगा। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन उत्सर्जन क्या करता है भाई? धान के खेत। याद रहेगा? किसका? धान का खेत जो होता है ना भाई, जहाँ धान रोपा गया है, जो जमीन होती है, जो फील्ड होती है, वो उत्पन्न करती है, मीथेन उत्सर्जन करती है। याद रख लेना। क्लियर है? अगला सवाल देख लो, ठीक है? 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि फ्रैंकिया है एक। फ्रैंकिया क्या है लाडलो? आपको बताना है। फ्रैंकिया क्या है आपको बताना है। क्लियर है? चलो, तो ध्यान से देखो, फ्रैंकिया क्या है? जीवाणु समुदाय है ना? फ्रैंकिया क्या है? एक जीवाणु समुदाय है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला जो 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करता है कौन? तो राइजोबियम। क्या? राइजोबियम। क्या करता है राइजोबियम? क्वेश्चन क्या बोला हमने कि नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करता है ना? क्या? राइबोजियम। क्लियर है? अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। अगला जो 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा साबित होते हैं? क्या? प्रतिरक्षी। याद रख लेना, ठीक है? रक्त में, खून में प्रतिरक्षी मेरे भाई, ठीक है? तो वो होता है लिम्फोसाइटस, है ना? लिम्फोसाइटस जो होता है वो साबित करता है ब्लड के अंदर प्रतिरक्षी, यानी खून के अंदर, रक्त के अंदर। क्लियर है? अगला सवाल हम लोग करते हैं। क्लियर? अगला जो 7 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम वो जाइमेज होता है ना? ये तो सबको पता होगा। जाइमेज होता है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है? चलो, तो बिल्कुल क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अगला 8 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आपको बताना है। एगारोज जेल पर अलग किए एनडीए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो एथिडियस ब्रोमाइड। एथिडियस ब्रोमाइड। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार और देख लो। एगारोज जेल पर अलग किए गए एनडीए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो एथिजियम ब्रोमाइड से रंगने के बाद देखा जाता है। क्लियर है? इंग्लिश वाले भी देख सकते हो, अपना पूरा ऑप्शन आप सबका है नीचे। अगला जो 9 नंबर का सवाल है, 9 नंबर सवाल कह रहा है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण भाई साहब किससे होता है? तो होता है लिम्फोसाइटस ले। लिम्फोसाइटस ले मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है। टोटल 9 क्वेश्चन अब तक हुआ, बेहतर तरीके से याद हो गया। आराम से देखना है भाई सारे चैप्टर्स, ठीक है? आधा अधूरा चैप्टर देखोगे बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। तो जैसे जैसे तैयारी चल रही है सारे सब्जेक्ट में, आराम से करोगे यहीं से, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें भी पता है। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? बिक्स के द्वारा, है ना? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज बिक्स के द्वारा की गई थी। नाम याद रख लेना भाई सब, और क्वेश्चन याद रख लेना तुम। बेहतर तरीके से ये दोनों चीज़ें याद रखोगे
तब जाके कुछ एग्ज़ाम में तुम्हारा वैल्यू ऐड होगा और नंबर रहेंगे भाई, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि टोटल चैप्टर से अगर 30 याद रहा ऑब्जेक्टिव तो बेहतर नंबर आएगा, वरना कोई चांस नहीं है, याद रखना। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है भाई, तो संकेतक हो जाइए वांछित मलजल प्रदूषण का, वांछित मलजल प्रदूषण का, है ना। चलो क्लियर है। अगला सवाल मैं आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर वाइज है और चैप्टर वाइज आपको बेहतर तरीके से याद करनी है। वैसी जीवाणुओं के समूह जो फनफूदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जाल के जैसी संरचना बनाते हैं, वैसी जीवाणुओं के समूह जो फनफूदी, तो इसका हो जाएगा फ्लॉक्स। क्या हो जाएगा भाई? फ्लॉस्क होगा, याद रहेगा, फ्लॉस्क याद रख लेना, ठीक है। इंग्लिश में भी फ्लॉक्स ही होता है। अगला देख लो, अगला सवाल जो है, अगला कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स क्या है। प्रोबायोटिक्स भाई साहब क्या है? प्रोबायोटिक्स बताना है। देखो तो जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। तो बायो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे भाई, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना जिसे डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो जाता है, कभी कभी बच्चों के लिए भूल जाते हैं सारे। इंग्लिश में तो याद हो जाता है बट हिंदी में भूल जाते हैं। अगला, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं नीलहरित बैक्टीरिया का, नीलहरित बैक्टीरिया का, याद रहेगा ना। मदा में, मदा समझते हो, स्त्री, है ना। तो यहाँ मृदा की बात कर रहा है, मृत, याद रखना। तो मृत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो नीलहरित बैक्टीरिया का, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन देख लें। चलो कमेंट करना, पीछे वाले वीडियो से कमेंट उठा के आप सभी के रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियोस में अगर करोगे तो अगले चैप्टर में रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर है। चलो कह रहा है कि मिथेनोजन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं। मिथेनोजन नामक जो मिथेनोजन नाम वाले जो जीव होते हैं भाई वो सर्वाधिक प्रचुर होते हैं। तो सर्वाधिक प्रचुर होते हैं भाई सब बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं के बारे में, पशुओं के बारे में, ठीक है। चलो तो याद रख लेना। अगला सवाल देख लो भाई, अगला है 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत होता है? ईस्ट मतलब होता है खमीर, तो ये किसका होता है? राइबोफ्लोविन का, राइबोफ्लेविन का, ठीक है। चलो राइबोफ्लेविन याद रख लेना, ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत होता है ना। चलो इंग्लिश में भी दिया है ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ। अगला जो 17 नंबर का सवाल है, 17 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है कि अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? अल्कोहल से जो सिरका होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा, है ना। नाम याद रखना, एसिटोबैक्टर एसिटी। क्लियर है लाडलो? याद हो रहा है? अरे नहीं याद होगा दोबारा वीडियो देख लेना यार, पीछे जाके फिर से वीडियो देख लेना यार, सब तो तुम्हारे हाथों में ही है, सब तुम्हारे हाथों में ही है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है? एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया, ये नाम ही राटा मार लो। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उर्वरक होता है वो होता है भाई एजोल और साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? मुझे लगता है ना, छोड़ो चाहे क्या ही बात बताऊं। चलो बाकी ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा करो, इंग्लिश हिंदी पूरा आपका कंप्लीट है, बेहतर तरीके से जाओ, प्लेलिस्ट में मचा सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी करा रखा है, सब सब्जेक्ट बेहतर तरीके से कराया है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? शराब उद्योग में पूछ रहा है भाई, तो ईस्ट का होता है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का, छोटे छोटे जीव का इस्तेमाल होता है? ईस्ट, जो खमीर होते हैं। क्लियर है? चलो लोग शराब पीते हैं दबा के, समझते ही नहीं है कितना उसमें गंदगी है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही जमाने के लिए भाई साहब बता दो इसका आंसर फटाक से। 4 गो ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे बेहतर तरीके से। चलो इसका आंसर बता दो लाडलो, क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, याद रहेगा क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। अगला देख लो, बी नंबर का ऑप्शन। 21 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि जैविक खाद का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जीवाणु। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? जैविक खाद का प्रमुख स्रोत होता है जीवाणु। अगला सवाल कर ले, मुस्कुराओ मत यार, अच्छे से करो। देखो, दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधे के जड़ के पिंड में, दलहनी समझते हो लाडलो? हाँ, राइजोबियम, है ना, याद रख लेना, है ना। कौन सा जीवाणु पाया जाता है भाई?
राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो दलहनी पौधे के जड़ के पिंड में पाया जाता है। क्लियर ना। चलो अगला सवाल देख लो। काफ़ी मेहनत होती है यार आप सभी के लिए और बहुत मेहनत तरीके से कंटेंट तैयार करता हूँ कि बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर के याद कर लेंगे तो भाई उनकी तैयारी कब परफेक्ट हो जाएगी। व्यू नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इस चैनल को, है ना। टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है, जो टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है वो अस्थिमज्जा से होता है। अस्थिमज्जा, है ना, क्या अस्थिमज्जा से टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है। क्लियर। 2 बार बोल लो ना इसी क्वेश्चन को, जितने आराम से करोगे ना उतने अच्छा है तुम्हारे लिए। रोज़ सुबह 6 बजे आराम से देखो वीडियोस, बायो आती है, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री आती है। अब ब्यूरी का संबंध किससे है? ब्यूरी का संबंध जो है ना सेक्रोमाइसिस से है। किससे? सेक्रोमाइसिस ले संबंध ब्यूरी का होता है। याद हो गया लाडलो ब्यूरी का? 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो बेहतर तरीके से। चलो अगला जो 25 नंबर का सवाल है इसे करते हैं। कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग करने के लिए किया जाता है पनीर, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस, चलो तो याद रख लेना भाई, पनीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड का, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला जो 26 नंबर का सवाल है, 26 नंबर सवाल कह रहा है कि एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो किसने प्रयोग किया था? वाक्समैन ने। किसने? वाक्समैन ने सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। एंटीबायोटिक से दवा भी आती है ना, अगर मान लो रोग नहीं पकड़ा रहा तो एंटीबायोटिक मिल जाता है ना, जो भी रोग होगा उसमें काम कर देगा। चलो अगला देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि बी लिम्फोसाइटस का निर्माण कहाँ हुआ था, है ना। तो कहाँ हुआ था लाडलो आपको बताना है और इसका आंसर आप बताओगे। मैंने तो देख लिया भाई आंसर, अस्थिमज्जा में। ठीक है, कहाँ? अस्थिमज्जा में। क्लियर है। चलो सारे तो आंसर यार लिख रखे हैं बट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, दिखा देता हूँ भाई, ये छोड़ो। इसका ऑप्शन बताओ कि नास्टोकक में नाइट्रोजीनेस एंजाइम पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है भाई बताओ। ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा बी नंबर। बी समझते हो किसमें? हेट्रोसिटस में। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो 29 नंबर का। 29 नंबर कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है धान में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग। क्लियर है। ये मैंने शायद ऊपर क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था, तो थोड़ा सा चेंज है हल्का सा। अगला देख लो, अगला सवाल तुम। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो भाई। कह रहा है कि गोबर गैस बनाने में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? गोबर गैस बनाने में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है लाडलो? आपको बताना है, फटाक से आंसर दो। हाँ कौन सा हो जाएगा रे? मिथेनोजेस। डी नंबर याद रख लेना, इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको मिथेनोजेस। क्लियर है। ख़त्म हो गया यार, लास्ट क्वेश्चन था। सो उम्मीद करता हूँ भाई बेहतर तरीके से आपको सारे याद हो गए होंगे इस चैप्टर के, और सारे चैप्टर इसी तरह से लेकर आऊँगा, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है टाइपिंग करने में। ठीक है। चलो सो बेहतर तरीके से यार जवाब दे सकते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। डू सब्सक्राइब। सुबह 6 बजे वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, टाइम याद रख लो बस। बेस्ट ऑफ लक।